तो डी ब्लॉक में पीरियडिक ट्रेंड के बारे में बात कर रहे थे और अब हमारे पास टॉपिक है वेरिएबल वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, हम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में भी इसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो अब देखो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हम किस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट इनका फाइंड कर सकते हैं कि कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम जानते हैं, जैसे मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ 3D सीरीज के एग्जांपल के लिए। तो 3D सीरीज के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3D एंड 4s ऑर्बिटल के अंदर होता है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 3D में और 4s ऑर्बिटल में। ठीक है, तो सभी के लिए पहले मैं यहाँ पर एक बार 3D एंड 4s ऑर्बिटल यहाँ पर बना देता हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के बारे में, ताकि हमें पता चले कि ऑक्सीडेशन स्टेट किस किस तरीके से यहाँ पर पॉसिबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 एग्जाम्पल है, इनके बारे में हम बात करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 4s। सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास Sc। अब देखो Sc के बारे में बात करें तो Sc का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 4s2 3d1। ठीक है, तो 4s2 दो इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, 3d1 एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। ठीक है, तो अगर ये दोनों 4s वाले बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, +2। और उसके बाद अगर 3d भी पार्टिसिपेट करता है तो ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, दो ये और एक ये, टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास, 3। तो +2 एंड +3 दोनों ही यहाँ पर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर इसके प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरीके से हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। जैसे हम बात करें टी के बारे में, तो टी का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 4s2 एंड 3d2। तो ये 4s2 दो इलेक्ट्रॉन फिल किए एंड ये 3d2 दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल किए। तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं तो +2, अगर दो इलेक्ट्रॉन 4s के और एक इलेक्ट्रॉन 3d का तो ये हो जाएगा +3, और दो इलेक्ट्रॉन 4s के ये दोनों और दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ये वाले 3d वाले, तो हो जाएगा हमारे पास +4। ठीक है, +2 +3 एंड +4 इस तरीके से होगा। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट टर्म जहां पर क्वेश्चन पूछा गया था, एसर्शन एंड रीजन में पूछा गया था, और वे और क्वेश्चन ये था कि Sc+1 ऑक्सीडेशन स्टेट, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +1 शो करता है। और रीजन इसका ये था क्योंकि Sc के अंदर मिनिमम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है हमें कि Sc+1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हुए भी। रीजन क्या है, क्योंकि जब भी एटम बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है वो अपने सबसे आउटर मोस्ट शेल से पार्टिसिपेट करता है। और यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल है 4s। ठीक है, मतलब अगर Sc को जब भी बॉन्ड बनाना होगा तो वो सबसे पहले 3d से बॉन्ड नहीं बनाएगा, वो किससे बनाएगा, 4s से। तो पहले वो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड करके और फिर इनसे बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करेगा। मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड हुए तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2, और उसके बाद अगर 3d वाले ने पार्टिसिपेट किया तो +2 एंड +1 +3 हो जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, +1 मिनिमम शो क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि 4s में है मिनिमम दो इलेक्ट्रॉन, इसीलिए +1 शो नहीं करेगा, वो मिनिमम दो ही शो करेगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट बात करते हैं V के बारे में, 4s2 एंड 3d3। 4s2 3d3 ये तीन इलेक्ट्रॉन फिल कर दो। तो यहाँ से समझ में आ गया होगा कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 +3 +4 एंड मैक्सिमम कितने तक जा सकता है, +5 तक जा सकता है। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल कर रहा हूँ, बार बार इसलिए लिख के दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे हम आगे चल रहे हैं 3D सीरीज में, सबसे पहला एलिमेंट Sc, उसके बाद Ti, उसके बाद V, एक एक एलिमेंट बढ़ रहे हैं, तो 3D में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है। अब ये चीज हमारे आगे भी काम आने वाली है, आगे हमारे पास जो टॉपिक आने वाला है कलर कंपाउंड में भी काम आने वाली है, तो ये हमें अच्छे से देख लेना है यहाँ पर। अच्छा क्रोमियम की बात करें, क्रोमियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 और उसके बाद होता है 3d5, 4s1 एंड 3d5। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो सकता है, देखो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और हुआ, तो ये तो श्योर है कि +6 तक तो जा सकता है। टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर +1 पॉसिबल है। ठीक है, +1 मिनिमम ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर 4s में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 4s में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और अगर इसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1 होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर +1 लिखा नहीं गया है, वो इसलिए क्योंकि +1 बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, शो करता है बिल्कुल शो करता है, लेकिन बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर लिखे गए हैं वो ऐसे लिखे गए हैं जिनके कुछ ना कुछ कंपाउंड पॉसिबल है और थोड़े बहुत स्टेबल है। ठीक है,
तो ये +1 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, +6 तक जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें Mn की, तो Mn का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4s2 3d5। देखो अब ये यहां से कहां से स्टार्ट होगा, ये +2 से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, +2 +3 +4 +5 +6, 5 अनपेड ये रहे, और ये भी अगर अनपेड में कन्वर्ट हो जाता है तो टोटल हो गए +7। तो ये +2 से और +7 तक हमारे पास जा सकता है। ठीक ठीक है, Mn तक इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर शो करके दिखाया गया है। ठीक है, अब अगर Mn से आगे जाते हैं, Mn से आगे क्या आएगा हमारे पास, आयरन आएगा। ठीक है, Fe आएगा। तो Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास 4s2 3d6, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अब यहां पर आ जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही आया तो अब यहां पर देखो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम हो गए, और ये इलेक्ट्रॉन जंप लगा के अगर आगे भी जाएगा तो वो दूसरा पेयर्ड हो जाएगा। ठीक है, मतलब अब जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर पहले तो बढ़ा, +2 +3 से स्टार्ट किया था और देखो आगे बढ़ता गया, +4 +5 +6 +7 तक पहुंच गया मिडिल वाले एलिमेंट तक। मिडिल वाला मतलब टोटल हमारे पास 10 होते हैं इलेक्ट्रॉन, सॉरी 10 एलिमेंट होते हैं एक सीरीज में डी ब्लॉक के, उनमें से 5 तक ऑक्सीडेशन नंबर कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुआ है, और 5 से आगे जैसे चलते जाएंगे वैसे वैसे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो अगला जो होगा वो +6 तक हमारे पास शो करेगा। ठीक है, जिसमें +2 +3 ही हमारे पास स्टेबल होते हैं, उसके बाद 4 तक, 3 तक, 2 तक। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास जो कॉपर और जिंक, जैसे मैंने बताया, तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s1 एंड 3d10। तो कॉपर के केस में +1 ऑक्सीडेशन भी हमारे पास शो कर सकता है, जिसे हम Cu+ लिखते हैं। हमें एग्जाम्पल भी मिलते हैं Cu+ के बहुत ज्यादा। लेकिन जिंक की बात करें तो जिंक के केस में हमें +1 का एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। ठीक है, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d10, तो मिनिमम उसमें कितना रहेगा, 2 ही रहेगा, और उसका जो सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 ही है। Zn हमें कहाँ मिलता है, Zn हमें +2 में ही मिलता है। ठीक है, तो ये सब कहानी थी पूरी ऑक्सीडेशन नंबर की, जो मैंने यहाँ पर डिटेल में समझाई। ये थ्योरी तुम लोग पढ़ सकते हो, जो यहाँ पर लिखा है वही मैंने बताया है। ठीक है, जैसे देखो ऑक्सीडेशन नंबर किसके ऊपर डिपेंड करता है, NS और N-1d, जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s और 3d, इसी के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन अच्छे से किया गया है। तो इसे एक थियोरेटिकल फॉर्म में तुम पढ़ सकते हो, बाकी कंसेप्ट मैंने अच्छे से यहाँ पर क्लियर कर दिया है। ठीक है, अच्छा ये कंसेप्ट हमें क्लियर करना बहुत जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है टर्म, ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ पर बॉन्डिंग नेचर के बारे में बताया गया है कि बॉन्डिंग नेचर किस तरीके से होता है। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कई एलिमेंट की बहुत ज्यादा वेरी कर रही है, जैसे क्रोमियम की बात करें +1 से +6 तक जा रही है। ठीक है, तो +1 को तो भूल जाओ, जैसा मैंने बताया क्रोमियम के केस में +1 स्टेबल नहीं होता, Cu के केस में स्टेबल होता है, उसके कंपाउंड हमें मिलते हैं। ठीक है, तो क्रोमियम को बोलो कि +2 से, देखो +2 से और +6 तक जा रही है, बहुत ज्यादा वेरी कर रही है। Mn में +2 से +7 तक जा रही है। ठीक है, तो इनके बॉन्डिंग नेचर भी अलग अलग हो जाते हैं। बॉन्डिंग नेचर मतलब अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कम है, कम मतलब +2 +3 +4, लगभग इतना। ठीक है, तो ये आयोनिक कैटेगरी में आएगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा। लेकिन अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर हाई है, हाई मतलब +6 +7 की बात कर रहे हैं, तो ये कोवलेंट नेचर में चला जाएगा, मतलब यहाँ पर जो बॉन्ड बनेंगे वो कैसे होंगे, कोवलेंट नेचर के होंगे। ठीक है, देखो द ट्रांजिशन एलिमेंट इन देयर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है लगभग +2 +3, यूजुअली फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। अगर वो हायर ऑक्सीडेशन नंबर में, इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड्स आर नॉर्मली कोवलेंट। जैसे एग्जांपल देखो MnCl2 की बात करें तो MnCl2 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, Mn+2। ये तो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर है, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होगा, ये आयोनिक कंपाउंड होगा। ठीक है, KMnO4 की बात करें, KMnO4, KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, हम सभी जानते हैं, रेडॉक्स हमने पढ़ा हुआ है, उसमें अच्छे से सिखाया जाता है। KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है +7, ये तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका मतलब KMnO4 में ये +7 बना है, ये कोवलेंट बॉन्ड से बना है। ठीक है, हमें याद रखना है अच्छे से। ठीक है, अच्छा एक ऑक्सीडेशन नंबर जो यहाँ पर शो नहीं किया गया, और वो है 0। यहाँ पर देखो +2 +3 के बारे में शो किया गया है। कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, और वो है जब हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा तब। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डी ब्लॉक, इनमें एक बहुत गहरा सा रिलेशन है। ठीक है, और वो गहरा रिलेशन ये है कि
मैक्सिमम टू मैक्सिमम ट्रांजिशन एलिमेंट ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट के पास d ऑर्बिटल खाली होता है और बाहर वाले दूसरे एलिमेंट आकर अपना लोन पेयर d ऑर्बिटल में लाकर फिट कर देते हैं। ठीक है, उसी से हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाता है। थोड़ा सा बताता हूं इसके बारे में, ठीक है। और वो बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर हमें थोड़े बहुत कंसेप्ट उसके समझने हैं। तो बताने के लिए मैं इसे जगह खाली कर देता हूँ थोड़ा सा और इसे रफ कर देता हूँ। बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे हैं डी ब्लॉक के, जैसे कि कलर, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्लियर किया जाता है। देखो, जैसे मैं कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने एग्जांपल ले लिया किसका, सीआर का एग्जांपल ले लिया। इसका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s2, सॉरी, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s1 3d5। 4s1 3d5, एक एक इलेक्ट्रॉन ये अनपेयर्ड यहाँ पर है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या, जब भी हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनना होता है तो क्या होता है कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जंप लगा के यहाँ आ जाते हैं और ये कर लेते हैं पेयरिंग। ठीक है, जब ये पेयरिंग, देखो यहाँ पर हुंस रूल फॉलो नहीं होता। जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम पढ़ते हैं तो हुंस रूल फॉलो नहीं होता। जब ये पेयरिंग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिल किए जाते हैं। जो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे ये आ गए। ठीक है, अब सीआर के पास मान लो कोई आया, कोई मतलब जिसके पास लोन पेयर हो, जैसे सीएल आ गया, क्लोरीन आ गया। तो क्लोरीन के पास लोन पेयर है, क्लोरीन क्या करेगा, अपने लोन पेयर को इसकी खाली जगह में लाके फिट कर देगा। यहाँ पर जाके फिट कर दिए और ये दो इलेक्ट्रॉन, एक सीएल ये रहा, दूसरा सीएल ये रहा, ये यहाँ पर आ गए और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डाल दिए। तो क्रोमियम और क्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड बना, लोन पेयर का डोनेशन है ना, तो ये बना कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इन्हीं कंपाउंड्स को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसमें इसे सेंट्रल मेटल बोला जाता है और इसे बोला जाता है लिगेंड्स। ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसे, लिगेंड्स बोलेंगे। तो यहाँ पर देखो क्रोमियम है, क्रोमियम में किस वजह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल खाली पड़ा था, ये डी ऑर्बिटल में शो करते हैं। ठीक है, और इन खाली डी ऑर्बिटल के ही कोऑर्डिनेट, इन खाली खाली डी ऑर्बिटल की वजह से ही कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना। तो इसीलिए डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत लगभग पैरेलल से चैप्टर हैं हमारे पास। ठीक है, अब जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर रहा हूं तो मैं यहाँ पर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे हैं, जैसे कि NiCa4, FeCO5, ये ब्रैकेट के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनके जो ऑक्सीडेशन नंबर है, वो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होते हैं, वो ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं इनके जीरो। जीरो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर शो करते हैं। ठीक है, तो याद रखना है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट जब भी अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाएंगे, उन केस में उनके ऑक्सीडेशन नंबर जीरो हो सकते हैं। जरूरी नहीं है जीरो ही होंगे, जीरो पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, और अगर जीरो है तो ये जरूरी है कि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही होगा, आयनिक या कोवलेंट नहीं होगा। ये चीज हमें याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मेटल्स आर फाउंड इन देयर कंपाउंड विद फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। देखो, इनके जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन के साथ ही लगभग शो करते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और साइज छोटा होता है, इसलिए अच्छे से जुड़ पाते हैं। मतलब अगर Mn है, Mn के पास में कोई दो बड़े एटम्स लाके अटैच करना चाहूं तो एक एटम यहां से आएगा, दूसरा एटम यहाँ आएगा। अब तीसरा एटम यहाँ आने में थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि ये टकराएगा, रिपल्सन फोर्स होगा, तो ये रिपल्सन फोर्स से इसे भगा देंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा स्टेरिक हिंड्रेंस का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं छोटे एलिमेंट्स ऐड करना चाहूं तो छोटे एलिमेंट ऐड करने का फायदा यह है कि छोटे एलिमेंट में स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा ऐड किए जा सकते हैं। तो Mn के पास में अगर मैं ऑक्सीजन ऐड करना चाहूं तो ऑक्सीजन इजीली ऐड हो सकते हैं, चारों डायरेक्शन से ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा हो सकता है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन फ्लोरीन या ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका मतलब ये अपने ऊपर माइनस चार्ज कंसीडर करेंगे और ये प्लस चार्ज कंसीडर करेगा सभी तरफ से। तो इसीलिए जब भी कोई मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि उसके चारों तरफ जो एटम है वो एटम का साइज छोटा है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तभी वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है। ठीक है, तो सभी कंसेप्ट अभी मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं और जो मैंने यहाँ पर लाइंस बोली हैं, ठीक है, सभी लाइंस यहाँ पर लिखी हुई नहीं है, लेकिन जो लाइंस मैंने बोली हैं
वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं और लगभग सभी में से क्वेश्चन आए हुए हैं। सभी क्वेश्चंस मैंने देखे हुए हैं और जैसे जैसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैंने सब तुम्हें थ्योरी की फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम इजीली समझ जाएंगे कि ये मैंने यहाँ बताया था, ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर। तो लो जी, हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट है कलर। ठीक है, अब इसको कलर को, अच्छा एक तो ये देखते ही से डर मत जाना कि इतनी भारी भरकम सी टेबल दे दी और ये टेबल हमें याद करनी पड़ेगी। टेबल यहाँ पर याद करने के लिए नहीं है। यहाँ पर मैंने टेबल ड्रॉ किया है कुछ समझाने के लिए, कोई छोटी सी चीज समझाने के लिए। ठीक है, तो टेबल हमें याद नहीं करना है। क्या समझाना चाह रहा हूँ, कलर कंपाउंड क्या होते हैं, कलर क्यों शो करते हैं, कलर डी डी ट्रांजिशन क्या होता है, एक बार बात कर लेते हैं हम यहाँ पर डिटेल में, थोड़ा सा डिटेल में आगे। ठीक है, उसके बाद देखो जेई एडवांस का भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं है जेई एडवांस का, ये नीट और मेंस लेवल का ही क्वेश्चन है। देखो, कोई भी चीज अगर कलर शो करती है तो कैसे शो करती है, हमें कलर कैसे दिखाई देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक ब्लैक लाइन ड्रॉ की, ब्लैक। ठीक है, ये ब्लैक, कोई भी हमारे पास चीज रखी हुई है ब्लैक। ठीक है, अब मैं देख रहा हूं यहां से, ये आंख बना देता हूँ। ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है पर समझ जाना, ये आंख है। ठीक है, ये आई है, ह्यूमन आई है, तुम्हारी आई है ये। यहाँ से तुम कुछ देख सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ से देख सकते हो तो कैसे देखते हैं, अगर हमें कोई चीज दिखाई देती है तो कैसे दिखाई देती है, इसमें से रेज निकल के यहाँ आंख तक आएगी या आंख में से रेज निकल के उस चीज तक जाएगी ताकि हम देख सकें। होगा क्या एक्चुअल में, यहाँ पर एक व्हाइट लाइट आएगी। व्हाइट लाइट अगर मैं बनाऊंगा तो व्हाइट लाइट तो तुम्हें दिखाई देगी नहीं, इसीलिए मैं व्हाइट को थोड़ा सा ग्रेश कलर कर देता हूँ ताकि दिख जाए। ये एक व्हाइट लाइट आई। ठीक है, अब व्हाइट लाइट क्या होती है, व्हाइट लाइट 7 कलर का मिक्सचर होता है, ये तुम जानते हो। वो 7 कलर्स कौन से होते हैं, वो 7 कलर्स होते हैं विब प्योर। ठीक है, जो रेनबो के अंदर होते हैं, स्पेक्ट्रम के अंदर होते हैं, वही 7 कलर्स हैं। तो व्हाइट लाइट आई कहाँ से, सनलाइट से, इससे टकराई, और इससे टकराने के बाद हमारी आंखों तक ये वापस आई। और हमारी आंखों तक जब वापस आई तो हमें दिखाई दिया कि यहाँ पर कुछ है। अभी हमें सिर्फ ये दिखाई दिया है यहाँ पर कुछ है। अब वो किस कलर का है वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, एक और डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये ग्रीन कलर का यहाँ कुछ रखा हुआ है। अब जो भी तुम मानो ग्रीन कलर का क्या हो सकता है वो रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर है तुम्हारी आंख, ह्यूमन आई। ठीक है, अब हुआ क्या देखो, कोई भी यहां से व्हाइट लाइट आई, लेकिन इस ऑब्जेक्ट ने, ये भी जो ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट ने यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब की। अब लाइट क्या होती है, लाइट एनर्जी तो होती है, उसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होती है। तो हुआ क्या, इस व्हाइट लाइट की इसने कुछ ना कुछ वेवलेंथ की एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपने पास रख ली, और बाकी बची हुई हमारी आंखों तक इसने सेंड की, बाकी बची हुई। अब हमें कौन सा दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब बाकी की जो बची हुई लाइट है वो ग्रीन कलर की लाइट हमारी आंखों तक आ रही है। मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में इस ऑब्जेक्ट का कलर ग्रीन नहीं है, इस ऑब्जेक्ट का कलर वो कलर है जो इसने एब्जॉर्व किया है। ठीक है, समझने की कोशिश करना। मतलब यहां से व्हाइट लाइट आई, इस ऑब्जेक्ट ने उस लाइट का, व्हाइट लाइट मतलब 7 जो कलर मिक्स होके आए थे, उनमें से 6 कलर अपने पास एब्जॉर्व करके रख लिए, और उनमें से सिर्फ एक कलर ट्रांसमिट किया और वो कलर है ग्रीन। और चूंकि वो कलर ही इसने ट्रांसमिट किया है इसीलिए हमको इसका कलर क्या दिखाई दे रहा है, ग्रीन दिखाई दे रहा है। समझ में आया नहीं आया। ठीक है, तो ये कलर दिखने का कंसेप्ट होता है। मतलब एक्चुअल में जो हमें कलर दिखाई दे रहा होता है उसने एब्जॉर्ब उसका जस्ट अपोजिट कलर किया होता है। जैसे देखो, अभी मैं वापस इस एग्जांपल पर आता हूँ। ये ऑब्जेक्ट अगर ब्लैक है तो इसने क्या एब्जॉर्ब किया हुआ, क्या इसका कलर एक्चुअल में ब्लैक है, नहीं, इसका कलर एक्चुअल में व्हाइट है लेकिन हमें दिखाई दे रहा है ब्लैक। कैसे, जैसे देखो, व्हाइट लाइट आई और इसने पूरी की पूरी व्हाइट लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया और हमारी आंखों तक आने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। ठीक है, ये पूरी की पूरी लाइट कहाँ एब्जॉर्ब हो गई, अंदर। मतलब इसके अंदर पूरा व्हाइट कलर भरा हुआ है। अब हमारी आंखों तक आने के लिए कुछ है ही नहीं, तो हमें क्या दिखाई देगा, हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। और जो कुछ नहीं होता, कुछ दिखाई नहीं होता, उसी को हम ब्लैक बोलते हैं। ध्यान रखना, ब्लैक एक्चुअल में कोई कलर नहीं होता। ब्लैक एक डार्कनेस है और उसी को, डार्क कलर को ही ब्लैक बोला जाता है। जैसे रात के अंधेरा क्या एग्जिस्ट करता है, नहीं, अंधेरे नाम की कोई चीज होती नहीं है, डार्क नाम की कोई चीज होती नहीं है। जहां पर लाइट
तुम लोग रात को गेट बंद करके और लाइट ऑफ कर देना। लाइट ऑफ करने का मतलब क्या हुआ, अब रूम के अंदर लाइट की एब्सेंस है, इसका मतलब हमारी आंखों तक कोई लाइट आ नहीं रही है, इसीलिए हमें क्या दिखाई देता है, सब तरफ ब्लैक दिखाई देता है। तो यहाँ से व्हाइट लाइट आई और व्हाइट लाइट को इसने एब्जॉर्व कर लिया, हमारी आंखों तक आने के लिए कुछ छोड़ा नहीं, इसलिए हमें ये ब्लैक दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में सातों के सातों कलर इसके अंदर एब्जॉर्व है, ठीक है। और इसी को हम ब्लैक बॉडी इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी बोलते हैं। ब्लैक बॉडी का नाम सुना होगा तुम लोगों ने, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ब्लैक बॉडी है। इसलिए बोला जाता है ना कि गर्मियों में काले कपड़े मत पहनो और ज्यादा गर्मी लगेगी। क्यों और ज्यादा गर्मी लगेगी, काले कपड़े का मतलब वो चीज जो सारी लाइट एब्जॉर्व कर लेती है, आसपास से धूप आएगी, धूप को काला कपड़ा एब्जॉर्व कर लेगा और ज्यादा गर्मी लगने लगेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास कंसेप्ट हुआ। अब इस कंसेप्ट को हम देखते हैं आगे। देखो सब्सटेंस, अच्छा एक चीज और, ये एब्जॉर्ब क्यों करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। एब्जॉर्ब करने का रीजन क्या है, हमारा डी ब्लॉक का कंसेप्ट यहीं से है। सेकंड चैप्टर 11th क्लास का एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें हमने पढ़ा था कि जब भी कोई एनर्जी बाहर से आती है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपने शेल से अपने हायर लेवल शेल पर चला जाता है, ठीक है। मतलब जैसे ही यहां पर एनर्जी आई होगी, इसके इलेक्ट्रॉन अपने एक्साइटेड स्टेट में चले गए होंगे, लोअर शेल से हायर शेल में। इलेक्ट्रॉन जंप लगा के कहा चले गए, ये लोअर शेल था और ये हायर शेल में जंप लगा के इलेक्ट्रॉन चले गए, ठीक है। इसीलिए इसने इसका कुछ पार्ट एब्जॉर्व कर लिया और बाकी यहाँ पर छोड़ दिया। अगर कुछ नहीं छोड़ा तो ब्लैक है और बाकी छोड़ा तो वो हमें दिखाई देगा, ठीक। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं हम लोग। Substance appear colored when they absorb light of a particular wavelength in the visible region of the spectrum or transmit light of other wavelength. The color which we see is the color of transmitted wavelength, जो ट्रांसमिट हो क्या ये वो हमें दिखाई देता है, ठीक है। द कलर विच वी सी इज कलर ऑफ ट्रांसमिटेड वेवलेंथ। इन अदर वर्ड्स द कलर ऑफ कंपाउंड ऑब्जर्व्ड बाय अस इज द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ द कलर एब्जॉर्ब बाय द कंपाउंड। कॉम्प्लीमेंट्री कलर मतलब जैसे मैंने बताया कि 7 कलर हमारे पास आए, 7 कलर मतलब व्हाइट लाइट में कितने कलर होते हैं, 7, ठीक है। तो वो 7 कलर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आए, उस ऑब्जेक्ट ने रेड कलर एब्जॉर्व कर लिया, तो बाकी के 6 कलर ट्रांसमिट होकर हमारी आंखों तक आएंगे। तो वो 6 कलर जो मिक्स होकर आंखों तक आए हैं उनका मिक्सचर हमें दिखाई देगा और हमें लगेगा ऑब्जेक्ट उस कलर का है, ठीक है। तो वो 6 कलर का मिक्सचर और वो रेड कलर आपस में कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, ये अपोजिट होता है, ठीक है। इन द एस एंड पी ब्लॉक देयर कैन नॉट बी एनी डी डी ट्रांजिशन। एस और पी ब्लॉक में कोई डी डी ट्रांजिशन नहीं होता। ये क्या होता है डी डी ट्रांजिशन, समझाता हूँ। एनर्जी नीडेड टू प्रमोट एस और ये एस और पी ब्लॉक के बारे में है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे रहने दो, ठीक है। ये समझा देता हूं मैं क्या लिखा हुआ है। देखो डी डी ट्रांजिशन का मतलब, जैसे हमारे पास ये डी डी ट्रांजिशन का मतलब है कि हमारे पास ये डी ब्लॉक है, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ये है। अगर मैं इसे एनर्जी दे दूं तो एक इलेक्ट्रॉन जंप लगा के आगे चला जाएगा, जो कि मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट एनर्जी को एब्जॉर्व, कलर को एब्जॉर्व करता ही क्यों है, क्योंकि उसमें कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके आगे बढ़ा दे, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन डी से डी में ही जा रहा है तो इसको बोला जाएगा डी डी ट्रांजिशन। डी डी ट्रांजिशन का मतलब इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल से जंप लगा के डी ऑर्बिटल में ही जा रहा है, अपने आगे वाले शेल, अपने आगे वाले ऑर्बिटल्स में जा रहा है, ठीक है। ठीक, अब ये टेबल देखो, इस टेबल को मैंने बताया था, जैसे कि मान लो हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर 500 से 560, सॉरी, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर व्हाइट लाइट आती है और वो ऑब्जेक्ट 500 से 560 वेवलेंथ एब्जॉर्व करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो 500 से 560 ये किसकी रेंज होती है, ये ग्रीन कलर की रेंज होती है, ठीक है। तो इसका मतलब उसने कौन सा कलर एब्जॉर्व किया, ग्रीन कलर एब्जॉर्व किया। बाकी के 6 कलर बाहर निकाल दिए और बाकी के 6 कलर जब बाहर आए तो वो हमारी आंखों तक आए और उन 6 कलर का मिक्सचर पर्पल कलर का होता है, तो हमें लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट पर्पल कलर का है, ठीक है। कलर एब्जॉर्व ग्रीन किया, कलर ऑब्जर्व पर्पल हुआ, अंतर समझना, ठीक है। एब्जॉर्व किया है और पर्पल हमें ऑब्जर्व हो रहा है, ये थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, अब ये इतना बड़ा कंसेप्ट मैंने इसलिए समझाया क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन कलर में से एक ही टाइप का पूछा जाता है, वो हमें 4-5 कंपाउंड दे देगा और पूछेगा कि बताओ इनमें से कलरलेस कौन सा है। हमसे कलर नहीं पूछेगा। कलर अगर पूछा तो ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में जब तुम्हें फ्री एक्सपेरिमेंट कराए जाएंगे तो रेडिकल्स के कलर तुम्हें हाथ में देके दिखाए जाएंगे कि देखो ये जिंक है, ये ब्राउन कलर का है, इस तरीके से ये अमोनियम सॉल्यूशन, ये ब्लू कलर का है, ये सभी कलर तुम्हें दिखाई दिए जाएंगे और वहां पर तुम्हें वो याद भी करने होंगे
क्वेश्चंस आते हैं वहां के कलर से भी। लेकिन इस चैप्टर में से अगर क्वेश्चन आता है तो वो पूछेगा कि ये कलरलेस क्यों है। कलरलेस एक ही केस में हो सकता है, अगर वो कोई भी लाइट एब्जॉर्ब ही ना करे तो। ठीक है, एब्जॉर्ब कब नहीं करेगा, जब वो डीडी ट्रांजिशन नहीं करेगा। और वो डीडी ट्रांजिशन क्यों नहीं करेगा, दो ही केस है, कि या तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, या वो पूरा भरा हुआ है। ठीक है, उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, या तो उसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा। और अगर इसे मैं पूरा भर दूं, ये पूरा भर दिया, अब बताओ इलेक्ट्रॉन जंप लगा के कहां से कहां जाएगा, कहीं जा सकता है क्या भला, कहीं नहीं जा सकता। तो इसका मतलब इस केस में भी कंपाउंड क्या होगा, कलरलेस होगा। और ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछा गया था जेई एडवांस में, देख लो इसको। ट्रांजिशन मेटल्स लाइक Cu प्लस Ag प्लस Zn+2 Hg+2 एंड Cd+2 आर कलरलेस, एक्सप्लेन। क्या रीजन दोगे इसका। कलरलेस होने का एक ही रीजन है कि उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होने के दो रीजन है, या तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, या उसका डी ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है। ठीक है, तो ड्यू टू forbidden transition metal, some metals ions are colorless. All the ions reported above have no unpaired electron. कोई unpaired इलेक्ट्रॉन उनके अंदर नहीं है। ठीक है, डी ऑर्बिटल्स के अंदर सभी फिल है। इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल के देखोगे सबके फिल मिलेंगे। जैसे अगर मैं Cu प्लस का निकालू, Cu प्लस का क्या होता है 4s1 3d10। Ag का क्या होता है d10 4d10 आता है। Zn+2 का क्या होता है d10, हमारे पास ये भी 3d10 आता है। 4s2 में से दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, 3d10 निकलता है। ठीक है, तो ये हमारे पास देखो d10 के ये हमारे पास है। और जो मैं Cu प्लस बता रहा था, देखो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ देखने को मिल रहा है तुम्हें। ये रहा Cu प्लस, कॉपर का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। क्यों, क्योंकि इसके s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ पर तुम्हें अच्छे से रीजन मिल भी चुके हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे से यहाँ पर ये समझ में आया होगा। और इसके बाद नेक्स्ट सिंपल सा टॉपिक हमारे पास है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, जो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, और ये बीच बीच में आता भी रहता है। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखो दो टाइप की होती हैं, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक, जिसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, एब्सेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, उसे हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, जिसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि डायामैग्नेटिक में किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वो उसे वीकली रिपल करते हैं, रिपल्सन फोर्स फील करते हैं। और पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, पैरामैग्नेटिक में अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा सा अट्रैक्शन फोर्स फील करते हैं। ठीक है, तो रिपल्सन अट्रैक्शन हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का क्या है, कि जो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं रखते वो डायामैग्नेटिक, और जिनके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है वो पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अब अगर ये सब हमें दिया हुआ है तो वहां से मैग्नेटिक मोमेंट भी पूछा जाता है। मैग्नेटिक मोमेंट को मेजर किया जाता है, उसकी यूनिट है बीएम, जिसे हम बोलते हैं बोर मैग्नेटो। ठीक है, और इसे डिनोट किया जाता है म्यू से। म्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला n n+2। एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। बहुत सारे क्वेश्चन हम पहले इसके कर चुके हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो नीचे भी दिया गया था, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर इन 3D ट्रांजिशन सीरीज इंक्रीज अप टू सीआर एंड देन डिक्रीज, एक्सप्लेन। मतलब पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर 3D सीरीज में सीआर तक इंक्रीज होता है और फिर उसके बाद डिक्रीज होने लगता है। रीजन क्या है इसका, जब अभी ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा रहा था तब मैंने उसमें बताया था। रीजन क्या है, क्योंकि जैसे जैसे हम Sc से और Cr तक आते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। ठीक है, और Mn पर क्या होता है, Mn पर आते आते 4s पेयर्ड हो जाता है। Cr में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, Cr में टोटल 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4s1 3d5। Mn में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें टोटल 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि 4s अब उसमें पेयर हुआ। Mn के बाद Fe में आएंगे तो Fe में टोटल कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे। ठीक है, तो Sc से और Cr तक अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, और Cr से और Zn तक अनपेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होते हैं। और Zn तक आते आते Zn का तो कितना होता है, 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 4s2 3d10। तो इसका मतलब Zn किसकी कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, वो डायामैग्नेटिक की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी, पीरियडिक प्रॉपर्टीज जिन्हें हम बोलते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक बार फिर से बता देता हूँ कि हमें क्या क्या याद रखना है। एक तो हमें कलर के बारे में याद रखना है, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में याद रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट हमें एटॉमिक रेडियस के बारे में याद रखना है। बाकी कोई भी ट्रेंड ज्यादा फॉलो नहीं होता है। ठीक है, उनके कोई फिक्स ट्रेंड ही नहीं है, तो इसीलिए इसके अंदर ज्यादा ट्रेंड के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है वो मैं यहाँ पर बता चुका हूँ।